हाय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग फ्लक्स के बारे में सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। जब हम फ्लक्स पढ़ते हैं, जो कॉन्सेप्ट आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़ना है वही कॉन्सेप्ट आगे जा करके मैग्नेटिक फ्लक्स में भी पढ़ना है, या जो भी हो, ऑप्टिकल फ्लक्स हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो, मैग्नेटिक फ्लक्स हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स हो, कॉन्सेप्ट सेम ही है। फ्लक्स मतलब होता है लाइन्स ऑफ फोर्स जो किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करता है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले फ्लक्स होता है क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ध्यान में रखते हुए अभी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो लाइन ऑफ फोर्स के बारे में हमने सीखा है कि लाइन ऑफ फोर्स जो होता है इंटेंसिटी को इस तरह से दिखाते हैं। अगर ये यूनिफॉर्म है तो ये हो गया इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अगर यही लाइन ऑफ फोर्स किसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से हम दिखाएं कि इसने कोई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इस तरह से और उसको क्रॉस कर रहा है इस तरह से सारा लाइन ऑफ फोर्स, तो हम फ्लक्स डिफाइन करते हैं। जो फ्लक्स जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू परपेंडिकुलर एरिया, ठीक है, जिसके थ्रू वो पास कर रहा है। तो ये बहुत सिंपल सा है, जो भी एरिया के थ्रू परपेंडिकुलरली फ्लक्स पास कर रहा है तो वो फ्लक्स हो जाता है, उसे ही फ्लक्स कहा जाता है। फ्लक्स को फाई से डिनोट किया जाता है, ठीक है, ये फाई हो गया फ्लक्स। और फ्लक्स हो गया आपका फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया, ठीक है। यहाँ पर ए जो है वो है एरिया परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ फोर्स या लाइन ऑफ फील्ड। लाइन ऑफ फोर्स जो है उसके परपेंडिकुलर एरिया है, लेकिन अगर एरिया परपेंडिकुलर नहीं हो तो कैसे होगा? तो फिर वो एरिया का वो कंपोनेंट लेना पड़ेगा जो उसके परपेंडिकुलर हो। एरिया का परपेंडिकुलर कंपोनेंट का मतलब हो गया कि एरिया भी एक वेक्टर की तरह ट्रीट हो रहा होगा, तभी तो उसका परपेंडिकुलर और पैरेलल कंपोनेंट की बात करेंगे। हाँ, एरिया जो होता है यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी होता है और उसका जो डायरेक्शन होता है वो सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर माना जाता है। तो मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कोई, और ये एक कोई एरिया हम इस तरह से दिखा रहे हैं जो कि एक प्लेट है डिस्क की तरह है, लेकिन उसका डायरेक्शन जो है इस तरह से है, थोड़ा सा टिल्ट किया हुआ है। पहले इस केस में हम ऐसे मान सकते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक डिस्क है इस तरह से रखा हुआ जिसको ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रहा है। तो इसमें क्या हो गया, इसका जो सरफेस एरिया है वो ठीक इसके परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के, लेकिन इस केस में नहीं है। सरफेस एरिया को जो है ये वोल्ट मीटर या फिर एक और हो सकता है, वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये भी हो सकता है। ये दोनों ऐसा यूनिट है, ठीक है, फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट है। तो ये चीज़ें कंप्लीट हो गई, आपको समझ में आ गई फ्लक्स का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है। इसी की जगह पर अगर स्मॉल एरिया लिया जाए, एरिया को अगर मान लीजिए बहुत बड़ा एरिया है, उसमें अगर स्मॉल एरिया हम डिनोट करते हैं, ये कोई एरिया है, ठीक है, और इसमें से होकर के इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत सारा पास कर रहा है, तो इसमें एरिया यूनिफॉर्म नहीं है, डायरेक्शन भी यूनिफॉर्म नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा कोई एरिया इस तरह से ले लेते हैं, इस तरह से छोटा सा एरिया ले लेते हैं और उस एरिया को उसके थ्रू कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो निकालते हैं। मान लीजिए इसका एरिया वेक्टर ये है, नॉर्मली एस से डिनोट करते हैं, तो हम भी यहाँ पर एस से डिनोट कर दे रहे हैं एरिया को, तो ये डी एस हो जाएगा, ठीक है, डी एस हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ई है, ये सारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस एरिया के थ्रू जो पास कर रहा है तो उसको हम लोग डी फाई फ्लक्स बोलेंगे, और डी फाई इजकल टू लिखेंगे ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस। ये है फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एरिया डी एस, ये है फ्लक्स पासिंग थ्रू। तो इस डेफिनेशन को हमें याद रखना है, फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, ठीक है। अब फ्लक्स से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं कि हम एक सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट जानना चाह रहे हैं। और ये क्यों जानना चाह रहे हैं? क्योंकि इससे सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट जानने से आपका जो होता है फ्लक्स निकालना बहुत सारे ज्योमेट्रिकल केसेस में बहुत आसान हो जाता है। तो लाइफ को इजी बनाने के लिए एक बार सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए कि प्लेन एंगल क्या होता है। जो हम लोग रेडियंस पढ़ते हैं वो प्लेन एंगल होता है। उसमें क्या है, मान लीजिए ये एक सर्कुलर ज्योमेट्री है, तो सर्कुलर ज्योमेट्री है तो
ये जो है आप इसके सेंटर पे अगर ये एंगल थीटा बनाता हो, रेडियस स्मॉल आर मान लेते हैं, तो ये जो लाइन होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ, इसको आर्क बोलते हैं, ए आर सी आर्क। तो आर्क को मान लेते हैं एस और ये थीटा है, तो एक रिलेशनशिप होता है, क्या रिलेशनशिप है, एस इक्वल टू आर थीटा या थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर। तो इसमें जो थीटा इक्वल टू एस बाई आर है, इसमें ये थीटा होता है रेडियन में, ठीक है, इसका यूनिट है रेडियन, और एस है आपका लेंथ, है तो आर्क लेंथ, ठीक है, और ये रेडियस है। तो ये आपका, इसको हम लोग बोलते हैं थीटा जो है, हियर थीटा इज प्लेन एंगल, हियर थीटा इज प्लेन एंगल, थीटा एक प्लेन एंगल है। सॉलिड एंगल क्या होता है कि अगर आप एक स्फेयर ले लीजिए, सर्कुलर पाथ, सर्कल के जगह पर आपने क्या लिया है, स्फेयर, ये हमारा स्फेयर है, देखिए दोनों में अंतर है, ठीक है, स्फेयर है, और स्फेयर में से आपने एक सिमेट्रिकली कोई इस तरह से, जिस तरह से वहाँ पे लिए थे उसी तरह से यहाँ पर आपने एक कट लिया, लेकिन जब लीजिएगा तो वो क्या होगा, एक कोनिकल शेप का बनेगा, इस तरह से कोन बनेगा, ठीक है, और वो जो एंगल यहाँ पे सबटेंड करेगा उसे हम लोग बोलेंगे, नॉर्मली ओमेगा से डिनोट किया जाता है, वो होता है सॉलिड एंगल, ठीक है। तो सॉलिड, जैसे यहाँ पर आप देखे थे हम लोग, यहाँ पर ये लेंथ जो है सेंटर पर प्लेन एंगल सबटेंड करता है, यहाँ पर तो एरिया है, तो एरिया जो है सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करेगा वो सॉलिड एंगल कहलाएगा। तो ये ओमेगा जो हो जाएगा वो आपका ओमेगा इक्वल टू सॉलिड एंगल, बस यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आर्क ने बनाया था और यहाँ पर क्या बना रहा है, ये एरिया है। देखिएगा कि अगर आप स्फेयर से कोई भी एरिया इस तरह से काटिएगा तो जितने भी लाइंस सेंटर से इस एरिया के ऊपर आएगा वो सारा का सारा परपेंडिकुलरली इसको क्रॉस करेगा, जितने भी लाइंस होंगे ये सारा का सारा इसको परपेंडिकुलरली क्रॉस करेगा इस तरह से। इसीलिए सॉलिड एंगल का यही ब्यूटी है, परपेंडिकुलरली क्रॉस करेगा। तो अगर अगर ये सारा अगर फील्ड हो तो हम केवल एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल फ्लक्स आ गया, ये एरिया अगर हमें पता हो तो ये सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट है। तो बताइए कि प्लेन एंगल जो है, अगर आर्क लेंथ पूरा का पूरा सर्कल ले लें तो सेंटर पर जो प्लेन एंगल बनता है वो कितना होता है, 2 पाई होता है, ठीक है। टोटल सरकमफेरेंस मेक्स एंगल कितना बनाता है, 2 पाई एट द सेंटर। इसी तरह से हम लोग कहेंगे कि टोटल एरिया ऑफ स्फेयर मेक्स एन एंगल 4 पाई एट द सेंटर। दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है, ये 4 पाई बनाता है, यूनिट अलग अलग है। जैसे इस तरह यहाँ पर इसका यूनिट रेडियन था, हालांकि डायमेंशन लेस है, चाहे वो सॉलिड एंगल हो या प्लेन एंगल हो। जिस तरह से यहाँ पर रेडियन है, इसी तरह से यहाँ पर इसके यूनिट को हम लोग कहते हैं स्टर रेडियन, एस आर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज स्टर रेडियन, नॉर्मली एस आर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और वो सेंटर पे, स्फेयर के सेंटर पे अगर हम देखेंगे तो 4 पाई का एंगल बनाता है। स्फेयर का कोई भी अगर पोर्शन ले लेते हैं, एक एरिया का कोई पोर्शन ले लिए, मान लीजिए इस तरह से कोई एरिया काट लिए स्फेयर में, तो जो एंगल यहाँ पर सबटेंड हो रहा है टोटल एक कोनिकल शेप में बन रहा है, इस तरह से कोनिकल शेप में बन रहा है, तो ये सॉलिड एंगल आपका हो जाता है, इसको ओमेगा से डिनोट किया जाता है। तो हम लोग एक रिलेशनशिप निकाल लेते हैं, मान लीजिए ये एरिया अगर डी एस है, ठीक है, डी एस है, तो एक रिलेशनशिप निकल के आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया होता है स्फेयर का, मैक्स एंगल कितना बनाता है सेंटर पे, 4 पाई, ठीक है, सेंटर पे। तो ओमेगा कितना बनाएगा, तो यूनिट सरफेस कितना बनाएगा, 4 पाई बाई 4 पाई आर स्क्वायर, सिंपली यूनिटरी मेथड। अगर ये रेडियस आर है तो ds अगर एरिया ले लिया जाए तो वो कितना बनाएगा, वो बनाएगा आपका ds बाई आर स्क्वायर। तो सॉलिड एंगल का ये हो गया आपका 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ds रह जाएगा। इससे क्या निकल के आता है, सॉलिड एंगल मेड बाय ds एट द सेंटर। ds क्या है, एरिया है, परपेंडिकुलर टू रेडियस है, इक्वल टू ds बाई आर स्क्वायर। ये सॉलिड एंगल मतलब ओमेगा इक्वल टू, अगर डी ओमेगा लिखते हैं, चलो नहीं ओमेगा ही लिख लेते हैं, ओमेगा इक्वल टू
ये ओमेगा हो गया इक्वल टू डी एस बाई आर स्क्वायर, ये सॉलिड एंगल होता है। ठीक है, और इसी सॉलिड एंगल के थ्रू तो हमारा देखिएगा कि फ्लक्स निकालना बहुत आसान हो जाएगा। इस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाएगा इस तरह से, और सॉलिड एंगल अगर पता हो तो निकालना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, और प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में एक रिलेशनशिप होता है, वो भी हम डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, तो अब सॉलिड एंगल और ये जो होगा एक कोन, ये आपका जो ट्रेस आउट हो रहा है ये डिस्क, ये एक डिस्क है। ठीक है, और ये डिस्क जो है सेंटर पर एक सॉलिड एंगल बना रहा है। ठीक है, लेकिन डिस्क का जो ये रेडियस है, डायमीटर जो है, वो एक प्लेन एंगल बना रहा है यहाँ सेंटर पर, और ये हेमिस्फेरिकल पार्ट है। ठीक है, तो हमें निकालना है कि दोनों में क्या रिलेशनशिप है, सॉलिड एंगल में और प्लेन एंगल में। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई एक छोटा सा यहाँ पर इस शेप का एक रेडियस लेते हैं। ठीक है, एक स्मॉल रेडियस लेते हैं, और वो जो एरिया बनाएगा, एलिमेंट्री एरिया, ये वाला छोटा एरिया बनाएगा, एक रिंग बनेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ये लेंथ जो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, वो हो जाएगा रेडियस, मान लीजिए कैपिटल आर है ये वाला, तो ये हो जाएगा कितना, आर डी थीटा हो जाएगा। अगर ये एंगल हम थीटा लेते हैं, मान लीजिए ये एंगल हमारा थीटा लेते हैं, इसको अल्फा रखते हैं, राइट, इसको अल्फा रखते हैं, ये अल्फा है, तो थीटा और ये डी थीटा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर डी थीटा, राइट, ये वाला आर डी थीटा। ये जो हम लोग ले रहे हैं इसका एरिया कितना हो जाएगा इस रिंग का, ये जो रिंग इस तरह से लेंगे, इस तरह से पूरा कंप्लीट, वो हो जाएगा। हम निकालना चाह रहे हैं कि टोटल एरिया कितना है। ठीक है, टोटल एरिया निकालना चाह रहे हैं, ये वाला टोटल एरिया कितना है, ये वाला कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है। तो जो स्मॉल एलिमेंट लिए हैं उसका जो डी ए हो जाएगा, स्मॉल एरिया, वो हो जाएगा 2 पाई, और ये वाला आर, ठीक है, 2 पाई आर आर डी थीटा, ये हो जाएगा 2 पाई आर आर डी थीटा। और एक चीज़ इसमें दिखाई दे रहा है कि जो स्मॉल आर है और जो कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर है और ये थीटा, इसमें रिलेशनशिप है स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर साइन थीटा। तो ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, और टोटल एरिया की बात करें तो इंटीग्रल ऑफ डी ए हो जाएगा, और वो हो जाएगा आपका टोटल एरिया, जो कि हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, और वो 0 टू अल्फा हम कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए इनिशियली 0 एंगल से अल्फा एंगल तक ये जाएगा, तो पूरा का पूरा एरिया कवर हो जाएगा। तो टोटल एरिया जो आ गया वो हमारे पास आ गया 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस अल्फा। इसको देखिए करके इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये टोटल एरिया आ गया। तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला लगाइए, सॉलिड एंगल इक्वल टू एरिया बाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, और वो कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया 1 माइनस कॉस अल्फा। इसका मतलब कि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आ गया जो कि प्लेन एंगल को सॉलिड एंगल से रिलेट करता है। और इस टाइप के सिचुएशन में ये आपका प्लेन एंगल है, अल्फा क्या है, अल्फा हाफ प्लेन एंगल, अल्फा हाफ प्लेन एंगल है। ठीक है, इसको ध्यान देने वाली चीज़ है, अल्फा हाफ प्लेन एंगल है और ये सॉलिड एंगल है। तो ये रिलेट हो गया इस रिलेशनशिप से, ये सॉलिड एंगल है। सिग्निफिकेंस इसका क्या है कि अगर इसके थ्रू, अगर इस डिस्क का हमें रेडियस पता हो और ये एंगल थीटा पता हो, तो इसके थ्रू कितना फ्लक्स पास कर रहा है इस पॉइंट पर, अगर कोई चार्ज हो या कुछ भी हो, निकालना हो कि इससे कितना फ्लक्स पास कर रहा है, तो सॉलिड एंगल पता हो तो हम बता सकते हैं। ठीक है, पर यूनिट सॉलिड एंगल फ्लक्स जो होता है वो फिक्स होता है, वो हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। तो अगर सॉलिड एंगल पता हो तो टोटल फ्लक्स कितना होगा इससे निकल जाएगा। तो जो फ्लक्स मान लीजिए इस वाले एरिया से क्रॉस कर रहा है, वही फ्लक्स इस डिस्क से भी क्रॉस कर रहा है, क्योंकि वही फ्लक्स आगे जाके ऐसे निकल रहा है। तो फ्लक्स थ्रू डिस्क भी निकल सकता है ऐसे। ठीक है,
अब हम आते हैं सॉलिड एंगल और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम आते हैं दोबारा फ्लक्स पे। फ्लक्स का डेफिनेशन जो था हमारा, फ्लक्स का डेफिनेशन हमारा क्या था, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, ठीक है, डी फाई इज इक्वल टू स्मॉल और फाई इज इक्वल टू ई डॉट इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस कर देंगे तो वो फाई हो जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब कि हम फ्लक्स निकाल सकते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर पता हो तो। एक एग्जाम्पल करते हैं, उससे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास दे दिया गया है E इक्वल टू E0 एक्स आई कैप, बस इतना ही लेते हैं, ठीक है। E0 एक्स आई कैप दे दिया गया है और रीजन में एक आपको इस तरह से एक्स वाई एक्सिस ले करके और एक बता दे रहा है कि एक क्यूब है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, और एक जो है यहाँ पर एक क्यूब है जो इस शेप में है। ये क्यूब है ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी उधर हो गया। उसके बाद ले लेते हैं ई एफ जी एच, कुछ भी एक सीक्वेंस ले लिए, ये है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, बता दिया इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से। अब हमें फ्लक्स निकालना है कि इस क्यूब को कितना फ्लक्स क्रॉस करता है, फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब। तो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब का मतलब हो गया टोटल फ्लक्स थ्रू ऑल द सरफेसेस वन बाय वन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। फ्लक्स थ्रू ए बी सी डी, फ्लक्स थ्रू सी डी एच ई, फ्लक्स थ्रू ई एफ जी एच, फ्लक्स थ्रू सी बी एफ ई, इस तरह से सारे सब में से निकालना होगा। इसके थ्रू कितना फ्लक्स जा रहा है, इसके थ्रू कितना फ्लक्स जा रहा है, फिर इस वाले एरिया के थ्रू कितना फ्लक्स है, नीचे वाले, तो ऑल 6 सरफेसेस पे हमें फ्लक्स निकालना पड़ेगा। वन बाय वन निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर दोनों चाहिए। तो जो एरिया वेक्टर है वो क्या है, इस वाले को लेते हैं, ठीक है, ये वाले को सबसे डिस्कस करते हैं। फ्लक्स थ्रू ये वाला, इसका एरिया क्या हो जाएगा, इस तरफ परपेंडिकुलर हो जाएगा, जो कि माइनस के कैप की तरफ होगा, माइनस जेड एक्सिस की तरफ इसका एरिया होगा। और ई एफ जी एच का जो एरिया वेक्टर होगा वो प्लस जेड एक्स की तरफ होगा। तो ये तो परपेंडिकुलर हो जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, और ये इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए जीरो हो जाएगा फ्लक्स, मैंने इस एरिया को क्रॉस कर ही नहीं रहा है। वो टोटल एरिया जो है वो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड पर, तो कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा है इसके थ्रू। और यही केस इसमें हो जा रहा है, इस वाले में देखिए, इसमें से भी कोई पास नहीं कर रहा और ऊपर वाले से भी कोई पास नहीं कर रहा। तो बच गया, 4 तो खत्म हो गया, आपके पास केवल रह गया एक ये वाला जिसको क्रॉस कर रहा है फ्लक्स, और एक ये वाला जिसको फ्लक्स क्रॉस कर रहा है। और इसमें भी अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मैंने ड्रॉ तो कर दिया ऐसे, लेकिन अगर x इक्वल टू 0 पुट कर दीजिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं इस वाले सरफेस पे, तो इस वाले सरफेस पे कोई फ्लक्स नहीं हुआ। तो जो फ्लक्स निकालना है केवल इस वाले सरफेस पे निकालना है। x इक्वल टू 0 पुट करिएगा यहाँ पर, तो इस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो फ्लक्स नहीं होगा, लेकिन इस वाले पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया भी जो है वो पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि एरिया वेक्टर ये हो गया, ये आपका एरिया है और ये एरिया वेक्टर है। तो इसलिए E इंटू ए केवल इसी पे लिखाएगा। तो इस एट x इक्वल टू एट सरफेस ए बी एफ जी, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें एरिया वेक्टर हो गया वो आई एक्सिस की तरफ हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स एक्सिस की तरफ है, तो सिंपली फ्लक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, x इक्वल टू इसका जो भी साइड एक लेना पड़ेगा, मान लीजिए ए साइज है क्यूब का, साइड ए है, तो E0 ए एक्स के जगह ए हो गया इनटू, और इसका एरिया कितना हो गया, ए स्क्वायर हो गया, मतलब ए क्यूब E0, ए क्यूब E0, यही आपका फ्लक्स हो गया। दैट इज द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्यूब। क्यों, क्योंकि बाकी 4 में 0 था, बाकी 5 में 0 है। तो इस तरह से आप फ्लक्स निकाल सकते हैं, राइट।